Hello students, welcome back to my channel Fearless Studies, and today we are discussing about respiration. So as we have completed human digestive system and all about the nutrition, today just we are starting about the respiration. Okay, so regarding this respiration there are two activities are given. So हम पहले फर्स्ट एक्टिविटी को कैसे करना है वो देख लेते हैं. ओके, तो यहाँ पे दो टेस्ट ट्यूब है. टेस्ट ट्यूब के अंदर लाइम वाटर रखा हुआ है. ओके, लाइम वाटर वो है जो आपके घर पे जब भी वाइट कलर का चूना लगता है ना, तो उस टाइम पे जो पहला प्रोडक्ट होता है, मतलब प्रोडक्ट नहीं, जो रिएक्टेंट होता है, दैट इज़ द लाइम वाटर. ओके, सो लाइम वाटर है. अभी उसमें क्या करना है कि एक लाइम वाटर है उसमें सिर्फ पिचकारी से हवा ब्लो करनी है, और दूसरा जो लाइम वाटर है जो टेस्ट ट्यूब बी में है उसमें हमें स्ट्रॉ से हमारा जो गैस एक्सहेल करते हैं विद द हेल्प ऑफ माउथ. ओके, तो वो फ्लो करना है, वो एयर को ब्लो करना है. ओके, तो इससे क्या होगा कि अभी पिचकारी जो है, तो पिचकारी में तो ऑलमोस्ट सारी हवा, मतलब जितना भी कंटेंट है हवा में वो सारा का सारा प्रेजेंट होगा. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है या ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है. सारे गैस है वो उसमें प्रेजेंट हो गए. ओके, तो अगर पिचकारी से इसमें एयर ब्लो करते हैं तो ये वाइट प्रेसिपिटेट्स फॉर्म नहीं करेगा. ओके, वाइट कलर फॉर्म नहीं करेगा. बट अगर हम लोग माउथ से एयर ब्लो करते हैं तो एट ए टाइम क्या होगा कि जो लाइम वाटर है ना, वो लाइम वाटर वाइट कलर का हो जाएगा. अभी ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम ब्रीथ आउट करते हैं, मतलब कि जब कोई भी गैस हम एक्सेल करते हैं तो हम CO2 रिलीज़ करते हैं, और जब भी लाइम वाटर है वो CO2 के साथ रिएक्शन करता है तो तभी हमें CaCO3 मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, और जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो वाइट कलर का होता है. इसीलिए यहाँ पे वाइट कलर फॉर्म होता है. बट यहाँ पे मैंने बोला कि कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है या ऑक्सीजन ज़्यादा है या नाइट्रोजन ज़्यादा है, तो इसीलिए इसका कलर जैसा था वैसा ही रहा. ओके, आपको एक इक्वेशन बताती हूँ जिससे आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा. Okay, so here you can see CaOH twice, that is the lime water. Okay, this is the chemical formula of lime water, and CO2 carbon dioxide. Whenever calcium hydroxide is react with carbon dioxide, it will form calcium carbonate. जैसा मैंने आपको फिगर समझाते हुए ही बोला है कि लाइम वाटर है, लाइम वाटर में हमने CO2 मतलब कि हमने मुंह से एयर ब्लो की है तो उसमें CO2 का अमाउंट ज़्यादा होगा, तो इसीलिए जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा जिसका वाइट कलर का PPT होगा, मतलब कि प्रेसिपिटेट होगा, और वाटर रिलीज करेगा. ठीक है ना? तो इसी वजह से जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है, इसी वजह से टेस्ट ट्यूब में जो कंटेंट है लाइम वाटर है वो वाइट कलर का हो रहा है या मिल्की हो रहा है. तो ये एक्टिविटी से आप क्या प्रूव कर सकते हो? ये प्रूव कर सकते हो कि हाँ, जब भी आप एक्सहेल करते हो तो एट दैट टाइम जो एयर होती है उसमें CO2 का लेवल ज़्यादा होता है. ओके, तो ये फर्स्ट एक्टिविटी का कंक्लूजन है. नाउ टेक अ लुक ऑफ सेकंड एक्टिविटी. ओके, सो हियर दिस इज़ द डायग्राम ऑफ एक्टिविटी नंबर 2. ओके, तो उसमें क्या है, यहाँ पे आपको एक शुगर सॉल्यूशन, यहाँ पे ग्लूकोज सॉल्यूशन लिया है, बट आप शुगर सॉल्यूशन या फिर कोई भी फ्रूट जूस ले सकते हैं. एज़ यू नो कि फ्रूट जो है उसमें हम शुगर ऐड करते हैं और नेचुरली भी उसमें बहुत सारे शुगर प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ पे ग्लूकोज सॉल्यूशन लिखा है, तो वैसे समझ लो कि एक शुगर सॉल्यूशन है या ग्लूकोज सॉल्यूशन है और उसमें यीस्ट ऐड किया हुआ है. ओके, अभी ये यीस्ट जो है ना वो एनारोबिक कंडीशन में रिएक्ट करती है. एनारोबिक कंडीशन दैट मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. इसीलिए यहाँ पे एक ऑयल का लेयर लगाया हुआ है, क्योंकि ऑयल लेयर की वजह से जो भी बाहर की ऑक्सीजन होगी वो ये सॉल्यूशन में मिक्सअप नहीं हो पाएगी, और अगर ये मिक्सअप नहीं हो पाएगी तो ये पूरी कंडीशन एनारोबिक बन जाएगी, मतलब कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो जब भी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज सॉल्यूशन रिएक्ट विद द यीस्ट. ओके, तो एट दैट टाइम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा. वो कैसे? तो यहाँ पे देखो एक इक्वेशन दिखाया हुआ है जिसमें यहाँ पे ग्लूकोज है. ग्लूकोज यीस्ट की प्रेजेंट में इथेनॉल प्रोड्यूस करता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है. अभी इथेनॉल जो है वो तो एक्वियस होगा, ठीक है ना, तो वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा. बट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्चुअली गैसियस फॉर्म में होगा. तो क्या होगा कि अगर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है तो ये पाइप के थ्रू यहाँ पे जाएगा, और ये जो टेस्ट ट्यूब है उसमें पहले से ही लाइम
लाइम वाटर रखा है। तो जैसे ही हमने पहले इक्वेशन पढ़ा कि लाइम वाटर में जब भी CO2 ऐड होगा तो वो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करेगा जो वाइट कलर का होगा। तो इससे हम क्या प्रूफ कर सकते हैं कि जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होते हैं तब भी हम CO2 प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जब भी हम ऑक्सीजन के एब्सेंट में होते हैं तभी भी CO2 प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग 3 टाइप के रेस्पिरेशन है जो हम आगे पढ़ते हैं। Okay, so here you can see one diagram, not a diagram, it's just a reaction. Okay, तो उसमें आपको 3 डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेशन सजेस्ट किए हैं, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट लिखा है ग्लूकोज। अभी ग्लूकोज क्यों लिखा है? जब मैंने आपको सबसे पहले एनर्जी की बात की थी तब मैंने आपको बताया था कि कोई भी फूड हम डाइजेस्टिव ट्रैक से पास करते हैं तो वो एक बार ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब हो जाने के बाद उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करता है, ठीक है ना। और वो ऑक्सीजन रिएक्शन करने के बाद आगे की जो एनर्जी फॉर्मेशन है वो आगे की प्रोसेस चलती है। तो यहाँ पे सबसे पहले ग्लूकोज जो हमें कहाँ से मिला? डाइजेशन से। ओके, अभी वो ग्लूकोज पहले साइटोप्लाज्म में, ये याद रखना है, लोकेशन याद रखना है। ओके, तो ग्लूकोज जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म में सबसे पहले पाइरूवेट बनाएंगे जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, और ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। सो 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज में से सबसे पहले पाइरूवेट बनेगा, और वो पाइरूवेट जो है वो तीनों पाथवेज में कॉमन रहेगा, और जब पाइरूवेट बनेगा तो उसके साथ में एनर्जी भी फॉर्म होगी। ओके, अभी उसमें सबसे पहले होगा यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो जब भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो वो रिएक्शन होगी माइटोकॉन्ड्रिया में, और एट दैट टाइम कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगा, वाटर भी प्रोड्यूस होगा और एनर्जी भी प्रोड्यूस होगा। बट व्हेन एवर ऑक्सीजन इज नॉट देयर, दैट मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि हमने यीस्ट में देखा, तो उसमें इथेनॉल प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगा। जैसे मैंने बोला कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, दोनों में CO2 तो प्रोड्यूस होना ही होना है, और साथ में एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है जो हमारा मेन गोल है। ओके, बट कभी कभी क्या होता है, जैसे कि कोई एरोबिक इंडिविजुअल है, समझ लो कि ह्यूमन बीइंग है, तो जब भी हम बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, ओके, तो एट दैट टाइम हमारी बॉडी को इतना ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए कि कभी कभी हमारी बॉडी तक इतना सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकता, जैसे कि मसल सेल्स। तो एट दैट टाइम क्या होता है कि लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, दैट डजंट मीन कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करता, वो एरोबिक रेस्पिरेशन ही करता है, बट बहुत ज़्यादा वर्क करने की वजह से या एक्सरसाइज करने की वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, और तभी जाके यहाँ पे ये रिएक्शन होती है, स्पेशली इन मसल सेल्स। ओके, तो उसकी बाय प्रोडक्ट क्या होगी? लैक्टिक एसिड जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, और उसके साथ साथ एनर्जी फॉर्मेशन होगी। और ये जो लैक्टिक एसिड है ना, इसकी वजह से ही क्रैम्प्स फॉर्मेशन होते हैं। क्रैम्प्स मतलब क्या कि स्पेशली बॉयज़, आपको पता होगा कि जब जिम में जाते हो स्टार्टिंग में, ओके, तो एट दैट टाइम आप बहुत ज़्यादा अगर एक्सरसाइज, मतलब जो आपका जिम ट्रेनर है ना वही बोलेगा कि आपको पहले कम एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिर डे बाई डे वो एक्सरसाइज बढ़ानी चाहिए। क्योंकि क्या है कि अगर एक ही दिन में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर दी ना तो हमारा बॉडी इतना वो लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है। ओके, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन, मसल पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो मसल पेन होता है ना उसको ही हम क्रैम्प बोलते हैं। तो ये जो ऊपर पूरा पैराग्राफ है वो यही बात को इसमें शॉर्ट में समझाया है। एक बार पहले आप ये समझ लीजिए, उसके बाद ऊपर का पैराग्राफ पढ़ना, आपको इजीली याद आ जाएगा और इजीली समझ में भी आ जाएगा। ओके, सो आपने ऊपर के 3 डिफरेंट टाइप के पाथवेज देखे, उसमें जो एनर्जी जनरेट हुई है वो जो एनर्जी है वो डायरेक्टली ATP फॉर्म करती है। ATP का फुल फॉर्म है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जैसे ही नाम में है एडेनोसाइन, और उसके साथ 3 फॉस्फेट अटैच है, इसीलिए यहाँ पे बोला है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ये जो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है ना वो फ्यूअल की तरह यूज़ होता है। जैसे कि हम अपने पास बाइक है तो उसमें फ्यूअल की तरह हम पेट्रोल का यूज़ करते हैं, CNG का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो वो पेट्रोल और CNG फ्यूअल है, और इसकी वजह से जो भी एनर्जी जनरेट होती है, इसकी वजह से हमारा जो भी व्हीकल है वो वर्क करता है। वैसे ही यहाँ पे जो ATP है वो फ्यूअल है, और ATP की वजह से जो भी एनर्जी जनरेट होगी उससे हम इजीली वर्क कर पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है ये यूज टू फ्यूल
ऑल अदर एक्टिविटीज़ इन द सेल्स। ओके, अभी एटीपी जो है ना, जब भी ब्रेक डाउन होगा, मतलब एटीपी एनर्जी जो है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो गई, ठीक है। अभी हमें जब एनर्जी चाहिए होगी तो ये एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है ना वो ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होगा ना तो उसमें से एनर्जी जनरेट होगी, और वो एनर्जी जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन करेगी। एंडोथर्मिक, जैसे नाम में ही है, एंडो दैट मीन्स इनसाइड, एंड थर्मिक मतलब रिलेटेड टू टेम्परेचर, ठीक है ना। मतलब कोई भी रिएक्शन जिसमें बाहर से टेम्परेचर को ऐड करना पड़ता है, ठीक है ना, टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है और इसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है ना, तो उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और ये आपको शायद केमिस्ट्री में भी पढ़ने में आया है। अभी ये जो एटीपी है ना उसको हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। और वो एटीपी कैसे फॉर्म होता है, तो सबसे पहले एडीपी, दैट मीन्स एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट ये फॉस्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये दोनों जुड़ के बनाएंगे एटीपी। और जब भी ये एटीपी है वो H2O मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, तो एट दैट टाइम उसका जो लास्ट फॉस्फेट है ना उसका बॉन्ड टूट जाएगा, और वो बॉन्ड टूटने की वजह से 30.5 किलो जूल पर मोल, मतलब पर मोल 30.5 किलो जूल एनर्जी जनरेट होगी, जिसका हम यूज़ करेंगे। अभी ये एटीपी कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, प्रोटीन सिंथेसिस, कंडक्शन ऑफ नर्वस इम्पल्स एंड मैनी अदर एक्टिविटीज़। ये आपको जनरल एग्जांपल दिए हैं। आपको मैं एटीपी का डायग्राम दिखाती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। So here you can see that is the structure of adenine and this is the structure of ribose। ये adenine और ribose दोनों मिलके बनाते हैं एडेनोसाइन। ओके, आपको ये स्ट्रक्चर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो कि एडेनिन जो है वो राइबोस के साथ मिलके एडेनोसाइन बनाते हैं, और वो एडेनोसाइन के साथ अगर एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच है तो उसको हम बोलते हैं एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। अगर एक और दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच है तो उसको बोलते हैं एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। और अगर 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल जॉइंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो अपना एटीपी है। ओके, नाउ हियर यू कैन सी दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। ओके, अभी मैंने आपको बोला कि एटीपी जब भी H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो एट दैट टाइम जो टर्मिनल फॉस्फेट है, जो सबसे एंड में फॉस्फेट है, उसके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, और जब भी वो बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसमें से एनर्जी जनरेट होगी। तो यहाँ पे देखो एटीपी है, एटीपी में H2O ऐड हुआ तो जो लास्ट का फॉस्फेट है वो ब्रेक डाउन होके अलग हो गया। ओके, और इसकी वजह से, ये ब्रेक डाउन होने की वजह से यहाँ पे एनर्जी क्रिएट हुई, और वो एनर्जी हम बहुत सारी जगह पे यूज़ कर सकते हैं काम वर्क करने के लिए। और यहाँ पे देखो दिखा भी है 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी जनरेट होती है। ओके, तो ये सिर्फ आपको जनरल नॉलेज के लिए है, आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अगर आपको उसका स्ट्रक्चर पता है। Here there are 2 questions regarding what we have studied in previous slides और previous video, कि आपने क्या डिफरेंट रेस्पिरेशन पाथवे कौन कौन से है उसके बारे में लिखना है, और एनर्जी करेंसी जो मैंने अभी आपको पढ़ा है कि एटीपी है और वो कैसे एनर्जी जनरेट करता है और कितनी एनर्जी जनरेट करता है, तो इसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है, और हो सके तो आपकी बुक में लिख लो, आपको अच्छे से याद रहेगा। अभी एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे की बात हो रही है। एनएरोबिक को भूल जाओ, लैक्टिक एसिड को भूल जाओ, अभी हम मेन बात कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है ना। तो अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है दैट मीन्स हमें सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन का इंटेक करना पड़ेगा। ओके, तो तब भी जब भी हमको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगा तभी हम बोल सकते हैं कि हाँ हमें जो पाथवे यूज़ करते हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे है। सो फर्स्ट वी आर लुकिंग इट इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में स्पेसिफिकली स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा मैंने आगे भी जब डाइजेशन पढ़ाया उस टाइम पे मैंने आपको बोला कि स्टोमेटा जो है वो गैस एक्सचेंज करता है। ओके, तो प्लांट्स एक्सचेंज गैसेज थ्रू स्टोमेटा एंड लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस एंश्योर दैट ऑल सेल्स आर इन कॉन्टेक्ट विथ एयर। ओके, आपने जब भी क्रॉस सेक्शन देखा लीफ का तो उसमें मिजोफिल सेल्स थे, देन पैलिसेड सेल थे, तो वो सेल्स के बीच में बहुत ज़्यादा जगह थी जिसको हमने एयर स्पेस भी बोला था। तो वो जगह किस लिए थी, क्योंकि जो भी एयर है, ठीक है ना, तो उसके साथ वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सके और इजीली जो भी रेस्पिरेशन करना है वो इजीली कर सके।
कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन। कौन सी मैकेनिज्म यूज़ होती है प्लांट में जब स्टोमेटा के थ्रू गैस एक्सचेंज होता है? तो दैट इज़ डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन मैंने आपको पहले ही समझाया कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। ओके, याद रखना है ये। ओके, सो डिफ्यूजन के थ्रू गैस एक्सचेंज तो हो रहा है। ओके, बट जो डिफ्यूजन है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? मैंने आपको बोला कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जा रही है। ओके, बट वो जो कॉन्सेंट्रेशन मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बना है तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो वो जनरली डिपेंड करता है एनवायरमेंटल कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट। अगर प्लांट को वो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जैसे कि समझ लो कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक है, तो अगर लीव में सफिशिएंट कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसको बाहर से और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो हियर व्हाट दे वांट टू टेल अस दैट जब भी रिक्वायरमेंट होगी तभी ही डिफ्यूजन ग्रेडियंट या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर्म होगा। अभी यहाँ पे लिखा है एट नाइट व्हेन देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग CO2 एलिमिनेशन इज़ द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन। जैसे हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस है तो उसके लिए सनलाइट इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस नाइट में तो हो नहीं रहा है। तो नाइट में क्या होता है कि CO2 रिलीज़ होना स्टार्ट करते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि आप दिन में बैठो, क्योंकि दिन में ट्रीज़ के नीचे बैठ सकते हो क्योंकि वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और वो अपने लिए हेल्पफुल है। बट रात को ट्रीज़ के नीचे मत बैठो क्योंकि रात के टाइम में जो भी प्लांट्स है वो CO2 रिलीज़ करना स्टार्ट करता है। ओके, और आपको एक फिगर दिखाती हूँ तो उसके थ्रू आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, सो यू कैन सी हियर इन डे टाइम फोटोसिंथेसिस इज़ गोइंग ऑन, और उस टाइम पे क्या होगा कि सनलाइट होगी, तो सनलाइट की प्रेजेंट में जो बड़ा एरो है दैट मीन्स कि उसका इंटेक ज़्यादा है और छोटा एरो है दैट मीन्स कि उसका इंटेक कम है। ओके, तो एट दैट टाइम क्या होगा कि जो सनलाइट है, सनलाइट की प्रेजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होगा और उसके साथ साथ जो भी मिनरल्स है, वाटर्स है, वो कंज्यूम होगी। ठीक है ना, तो उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन का रिलीज़ होगा, ऑक्सीजन के रिलीज़ के साथ शुगर फॉर्मेशन होगा, बट शुगर जो है वो तो लीव्स में ही रहेगी और पूरे प्लांट में रहेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे एरो इस तरह का दिखा है। ओके, तो डे टाइम में जनरली क्या है, CO2 यूज़ हो रहा है और ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है। बट नाइट के टाइम पे क्या होगा, जिसको हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। नाइट के टाइम पे क्या होगा कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर की तरफ मूव करेगा और ऑक्सीजन है उसको कंज्यूम करेगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ याद रखनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड रात के टाइम पे एक्सहेल होता है और जो ऑक्सीजन है उसका इनहेल होता है। यहाँ पे देखो दिखाया भी है कि फोटोसिंथेसिस है तो क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से CO2 एंड H2O का यूज़ करके वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज फॉर्म करता है। बट एट नाइट जब माइटोकॉन्ड्रिया है वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज का यूज़ करके फिर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ करती है। आपको ये याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस तो क्लोरोप्लास्ट में होगा, बट जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है वो कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में है। और ये कुछ क्वेश्चन है कि जो मैंने आपको पढ़ाया है उसके रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर आपने ये सॉल्व कर दिया तो आपको बहुत इजी होगा। हाँ, एग्ज़ाम में पॉसिबल है कि क्वेश्चन जो है वो थोड़े से क्रॉस करके पूछ सकते हैं या थोड़े से कंफ्यूज करके पूछ सकते हैं, बट हाँ अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है तो आपको आंसर इजीली आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द एनिमल। यहाँ पे प्लांट में कैसे रेस्पिरेशन होता है वो हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। अभी एनिमल्स की बात है, तो एनिमल्स है तो एनिमल्स में भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, एक्वेटिक एनिमल्स है। तो जैसे जैसे एनिमल्स में या कोई भी इंडिविजुअल्स में कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है वैसे वैसे आपको आगे भी पढ़ा था कि वो ऑर्गन्स फॉर्मेशन करना स्टार्ट करता है। तो जब भी एनिमल्स की बात है तो उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स होता है। जैसे समझ लो फिश है तो फिश में गिल्स होते हैं, फिर फ्रॉग है तो वो स्किन से रेस्पिरेशन कर सकता है। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उसमें पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक है। तो वैसे सारे डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो एनिमल्स टू एनिमल्स डिफरेंट होते हैं। ओके, और वो क्यों होते हैं, क्योंकि जो CO2 जनरेट हुआ है, जो भी सेल्यूलर प्रोसेस हुई है उसकी वजह से जो भी CO2 जनरेट हुआ है उसको एक्सहेल्ड कर सके, मतलब कि जो बाहर निकाल सके जो भी CO2 जनरेट हुआ है। और जो ऑक्सीजन उसको ज़रूरियत है, उसकी नीड है ऑक्सीजन
ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को वो इजीली ब्रीथ इन कर सके, इसीलिए ये अलग अलग ऑर्गन्स बनाए हैं। अभी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है तो वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है वो ले सकता है, बट अगर जो एक्वेटिक एनिमल्स है, जिसको हम बोलते हैं एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, एक्वेटिक एनिमल्स है, तो उसको तो वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो ही लेना पड़ेगा। तो ये याद रखना कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यूज़ करते हैं एंड एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन यूज़ करते हैं जो वाटर में डिजॉल्व होता है। ओके, नाउ द रेट ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग रेट जो होती है ना, कि रेट आए ना, मतलब समझ लो कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है। जैसे समझ लो कि 1 मिनट में हम बोलते हैं कि हम 1 मिनट में 73 टाइम्स हार्ट बीट करते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही जैसे हार्ट रेट होता है ना, वैसे ही ब्रीदिंग रेट होता है। ओके, तो जो ब्रीदिंग रेट है ना वो ह्यूमन बीइंग, मतलब कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है ना उसकी कंपेयर में एक्वेटिक एनिमल्स में ज़्यादा है। क्यों ऐसा? क्योंकि समझ लो कि हम एटमॉस्फेयर में से एयर लेते हैं, ठीक है ना। तो एटमॉस्फेयर में से तो बहुत इजीली हमें एयर मिल जाती है, तो हम नॉर्मल एकदम स्लोली ब्रीदिंग करेंगे तो अभी इतना प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बट जब भी एक्वेटिक एनिमल्स की बात है तो वो तो पहले ऑक्सीजन को वाटर में डिज़ोल्व होना होता है, और जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसमें से उनको फिर वो ऑक्सीजन लेना होता है, ब्रीद इन करना होता है। तो वो ऑक्सीजन है वो इजीली ब्रीद इन हो जाए, मतलब कि जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ऑक्सीजन ब्रीद इन हो जाए, तो उसके लिए उसको ज़्यादा अमाउंट, मतलब उसका ब्रीथ रेट ज़्यादा होना चाहिए, तब भी उसकी रिक्वायरमेंट फिनिश हो सकती है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है द रेट ऑफ ब्रीदिंग in aquatic organism is much faster than that seen in the terrestrial organisms. Now fishes take in water through their mouths. Okay, माउथ से वो पहले वाटर लेती है और उसके बाद उसको अंदर फोर्स करती है, और जो गिल्स है वो गिल्स क्या करता है कि जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन, वो वाटर में जो भी डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसको ले लेगा, उसका अपटेक कर लेगा और फिर उसमें से एनर्जी जनरेट करेगा। देखो यहाँ पे लिखा है and force it past the gills where the dissolved oxygen is taken up by blood. Okay, तो इसी वजह से ब्रीथिंग रेट जो है वो एक्वेटिक एनिमल में ज़्यादा है कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो अभी हमने ये एक्वेटिक एनिमल्स की बात कर ली, अभी बात आ रही है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो वो भी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यूज़ करते हैं for respiration. Okay, now oxygen is absorbed by different organ in different animals, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। all these organ have a structure that increase the surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere। अभी समझ लो कि आपके पास एक ऐसा स्पॉन्ज है जिसका एरिया 5 मीटर स्क्वायर है। ओके, और आपके पास दूसरा स्पंज ऐसा है जिसका एरिया 10 मीटर स्क्वायर है, और अगर हमें वाटर को एब्जॉर्ब करना है तो किस में ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा? बट ऑब्वियसली 10 मीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। तो सेम कंडीशन है कि जब सरफेस एरिया बढ़ेगा ना तो वहाँ पे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होना भी ज़्यादा होगा, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसी सरफेस बनाई है, ऐसा स्ट्रक्चर्स होता है कि जिसकी सरफेस एरिया ज़्यादा हो, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आ सके, और वो जो सरफेस होती है वो वेरी फाइन एंड डेलिकेट होती है, तो इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो हमारे जो भी बॉडी है उसके अंदर होते हैं। जैसे समझ लो कि अपनी ही नोज़ की बात करते हैं, ठीक है ना। तो नोज़ है, नोज तक ऑक्सीजन, मतलब नॉस्ट्रिल से जब अंदर तक ऑक्सीजन पहुंचाना है, ठीक है ना, पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक तक ऑक्सीजन पहुंचाना है, तो एट दैट टाइम क्या होगा कि अगर समझ लो मेन जो रेस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में होगा, तो उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, वो भी डायरेक्टली ब्रीथ इन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा जो मेन रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो अंदर के साइड, मतलब कि बॉडी के अंदर के साइड है, क्योंकि नॉस्ट्रिल्स जो है, नॉस्ट्रिल में से जो भी एयर पास होती है ना वो पहले फिल्टर होती है। कैसे फिल्टर होती है? जैसे कि समझ लो कि नोज़ के अंदर के जो वॉल है उस पर हेयर्स रहते हैं, तो वो हेयर्स क्या करते हैं, जो भी डस्ट पार्टिकल्स है या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको वहाँ पे ही रोक देते हैं, और उसके साथ साथ म्यूकस मतलब कि थोड़ा सा समझ लो स्टिकी मटेरियल होता है, वो म्यूकस क्या करता है कि जो भी स्मॉल पार्टिकल्स है उसको वहाँ पे सरफेस पे ही रोक लेता है। तो इसीलिए जो भी एयर ब्रीद इन होगी ना वो फिल्टर होने के बाद जो मेन रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहाँ तक पहुँच
पहुँचेगी। ओके, सो यहाँ पे लिखा है to protect this surface it is usually placed within the body, so there have to be a passages that will take air to this area. Okay, there is a mechanism for moving the air in and out of this area where the oxygen is absorbed. हमें हमारा ऑक्सीजन कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है? लंग्स में, ठीक है ना। बट लंग्स डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में एक्सपोज नहीं है, वो पूरे ट्रैक में से पास होने के बाद फिर लंग्स में जाता है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो जो डेलिकेट पार्ट है वो हमारी बॉडी के अंदर है, ठीक है ना। और जो भी एयर पास होगी वो फिल्टर होके पास होगी, और एयर को फिल्टर कौन करेगा? इनसाइड हेयर्स एंड म्यूकस। देखो यहाँ पे लिखा है इन ह्यूमन बींग्स, अभी ये स्पेसिफिकली ह्यूमन बींग्स के रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात हो रही है। जो आउटर जो हॉल्स होते हैं ना, वो हॉल को हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल इज फिल्टर बाय फाइन हेयर्स दैट लाइन द पैसेज। द पैसेज इज ऑल्सो लाइन विथ म्यूकस विथ हेल्प इन दिस प्रोसेस। व्हाट दिस प्रोसेस? दैट मीन्स फिल्टर। ओके, नाउ फ्रॉम हियर द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट एंड इनटू द लंग्स। ओके, आप सबसे पहले फिगर देख लो। ओके, सो आप सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं जो बाहर का पोर्शन, जो ओपनिंग है उसको हम बोलेंगे नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स के अंदर तक का जो पोर्शन है उसको बोलते हैं नेसल पैसेज। नेसल पैसेज से फिर पीछे जॉइंट होगा फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड देन ट्रैकिया। ये जो ट्रैकिया है वो सी शेप का होता है। वो सी शेप का क्यों होता है? क्योंकि जब भी हम कोई भी एयर को ब्रीथ आउट करते हैं ना, तो वो आपने बलून देखा होगा, ठीक है ना। अगर आप बलून में एयर ब्लो करोगे तो वो बड़ा हो जाएगा फूल के, ठीक है ना। बट अगर आप उसमें से एयर निकालने के बाद भी अगर आप रिवर्स में उसको उसमें से एयर निकालोगे ना, तो वो बलून की दोनों साइड की वॉल एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएगी। तो सेम कंडीशन है कि अगर हमने एक्सेल किया और एट दैट टाइम अगर दोनों वॉल एक दूसरे के साथ टच हो गई तो हम रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसकी जो ये स्ट्रक्चर है ट्रैकिया का वो सी शेप में होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे ट्रैकिया के बाद ब्रोंकीज होते हैं, ब्रोंकियोल्स होते हैं, और जो सबसे लास्ट स्ट्रक्चर होता है जो एक्चुअली ग्रैप्स लाइक होता है। ग्रैप्स आपने देखे हैं ना, अगर एक ही वो ब्रांच है और उसमें बहुत सारे ग्रैप्स लगे तो कैसा दिखता है, वैसा ही स्ट्रक्चर होता है एल्वियोली का। उसको एल्वियोलर सेक भी बोलते हैं। और इसमें देखो ये एल्वियोली ऐसे अरेंज रहती है। और उसके साथ साथ जो ये लंग्स है, लंग्स के एग्जैक्ट नीचे होता है डायफ्राम। जब भी हम रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं, तो एट दैट टाइम ये जो डायफ्राम है वो और ये जो रिब केज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको ये जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में याद रखा था, वैसे ही यहाँ पे भी याद रखना है कि सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स, नेसल पैसेज, देन फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, देन ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलर सेक। ओके, और कौन हेल्प करता है रेस्पिरेशन करने के लिए? सबसे ज़्यादा रिब केज एंड डायफ्राम। तो ये फिगर अगर आपको अच्छे से याद हो गई है तो अभी हम इजीली पढ़ सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट एंड इनटू द लंग्स। ओके, थ्रोट मतलब कि लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया वहाँ से पास होके देन आफ्टर इट रीच टू लंग्स। ओके, रिंग ऑफ कार्टिल्ज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। जो हमने बोला कि वो कार्टिल्स की सी शेप की रिंग होती है, वो क्यों होती है? दिस एंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। दैट मीन्स के जो भी एयर पाथवे है वो कोलैप्स ना हो जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए वहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिल्ज होती है जो सी शेप की होती है। Within the lungs, the passage divide into smaller and smaller tubes which finally terminate in balloon-like structures which are called the alveoli. जैसे हमने पढ़ा ब्रोंकी है, ब्रोंकियोल्स है, एंड फाइनली इट विल फॉर्म alveolar sac जिसमें बहुत सारी alveoli रहती है। ओके, so the alveoli provide a surface where the exchange of gases can take place. हमने क्या बोला कि जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना सफिशिएंट अमाउंट में हम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एल्वियोली जो है उसका स्ट्रक्चर हमने बलून या क्रैब शेप का क्यों बनाया है? क्योंकि अगर जब हम एल्वियोली का सरफेस मेज़र करेंगे ना, तो वो सरफेस इतना होगा कि वो सफिशिएंटली गैस को एक्सचेंज कर पाएगा।
The wall of the alveoli contain an extensive network of blood vessels. ठीक है, हमने डाइजेस्टिव ट्रैक पढ़ा, तो डाइजेस्टिव ट्रैक में जो भी हमने फूड का डाइजेशन किया वो एब्जॉर्ब होके कहाँ पे जा रही थी, ब्लड वेसल्स में, ठीक है ना। तो वो जो एब्जॉर्ब फूड है उसके साथ ऑक्सीजन को रिएक्शन करना है, तो वो ऑक्सीजन भी कहाँ जाना चाहिए, ब्लड वेसल्स में, ठीक है ना। तो इसीलिए जो एल्वियोली है उसके आसपास एक्सटेंसिव नेटवर्क रहता है, और वो नेटवर्क किसका होता है, ब्लड वेसल का। When we breathe in, we lift our rib and flatten our diaphragm, and the chest cavity becomes larger as a result. सबसे पहले आप डायग्राम देख लो। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट है इनहेलेशन, दैट मीन्स कि एयर जो है वो बॉडी के अंदर जा रही है। तो एट दैट टाइम क्या होगा कि जो रिब्स है ना, अगर एयर लंग्स में एंटर हो रही है तो रिब्स जो है वो बाहर के साइड पे एक्सपांड होगा, और अगर रिब्स जो है वो बाहर की साइड पे एक्सपांड होगा तो हम बोल सकते हैं कि चेस्ट जो है वो भी एक्सपांड हो रही है, ठीक है। बट अगर और ज़्यादा एयर लंग्स में आती है तो जो नीचे के साइड डायफ्राम होता है वो डायफ्राम नीचे की साइड मूव करता है। तो जब भी इनहेलेशन होता है तो याद रखना है कि रिब्स जो है वो भी बाहर के साइड मूव करेगी, और जो डायफ्राम है वो नीचे के साइड मूव करेगा। अभी बात है एक्सहेलेशन की, दैट मीन्स कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको बॉडी से बाहर निकालना है। तो अभी ये जो है लंग्स में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलेगा, मतलब लंग्स अभी नॉर्मल कंडीशन में आएगा, ये नॉर्मल कंडीशन में आएगा, तो जो रिब्स है वो भी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी, वो फिर से अपनी पोजीशन पे आ जाएगी, और चेस्ट जो है डिफ्लेटेड हो जाएगा। और अगर ये लंग्स है वो नॉर्मल कंडीशन में आ गया और ये जो डायफ्राम है वो नीचे के साइड पे ही रहेगा, तो वो इजीली CO2 को बाहर एक्सेल नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए डायफ्राम जो है वो भी रिलैक्स होकर नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है और अपवार्ड जाता है। मतलब इतना याद रखो कि इनहेलेशन में चेस्ट भी बाहर के साइड एक्सपांड होगी और डायफ्राम नीचे के साइड पे एक्सपांड होगा, जबकि एक्सेलेशन होगी तो जो रिब्स है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी और साथ में जो डायफ्राम है वो भी अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो ये इनहेलेशन और एक्सेलेशन को लेके याद रखना, अगर MCQ आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इनहेलेशन के टाइम पे क्या होता है और एक्सेलेशन के टाइम पे क्या होता है। सो नाउ हमने यहाँ पे ब्रीद इन के बारे में पढ़ लिया कि उसमें जो रिब्स होती है वो बाहर के साइड पे मूव करता है, और जो जो डायफ्राम होता है वो नीचे के साइड पे मूव करता है। अभी ये ब्रीद इन हो गया, अभी ब्रीद आउट होगा। ब्रीद आउट दैट मीन्स के CO2 को बाहर हमें भेजना है। तो वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगा, तो हमारे बॉडी के जो दूसरे ऑर्गन्स है वो ऑर्गन्स अपना जो भी वेस्ट मटेरियल है जैसे कि CO2 वो ब्लड वेसल में रिलीज़ करेगी। अगर वो ब्लड वेसल में CO2 रिलीज कर रही है तो वो ब्लड वेसल या ब्लड के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के तक आ रहा है, लंग्स की एल्वियोली तक आ रहा है। और एक बार एल्वियोली पे आ गया तो वहाँ पे ब्लड वेसल CO2 लंग्स में रिटर्न कर देगा, और जो भी ऑक्सीजन होगा वो ब्लड वेसल को मिल जाएगा और फिर से पूरे बॉडी में मूव करेगा। तो यहाँ पे यही लिखा है, द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द एल्वियोली, एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर इज taken up by blood in the alveolar blood vessels to be transported to all the cells in the body. The lungs always contain a residual volume of air, मतलब कि जब भी हम रेस्पिरेशन करते हैं ना तो ऐसा नहीं होता, कोई भी टाइम ऐसा नहीं होता कि उस लंग्स में एयर प्रेजेंट नहीं रहती। वो एयर इतने सफिशिएंट टाइम तक रहेगी कि जिसकी वजह से सफिशिएंट ऑक्सीजन हमारी बॉडी में मतलब ब्लड वेसल में ट्रांसफ़र हो सके, और जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल लेके आई है उसका इजीली ब्रीथ आउट हो सके एयर में। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अभी ये जो लास्ट टॉपिक है ना वो रिलेटेड टू पिगमेंट के रिलेटेड है। आप सबने हीमोग्लोबिन के बारे में तो पढ़ा ही होगा 9th स्टैंडर्ड में, और हम ऐसे भी बोलते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है ना वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सप्लाई करता है। बट वो हमें पिगमेंट मतलब कि जो हीमोग्लोबिन है वो एक पिगमेंट है, क्योंकि पिगमेंट हम किसको बोलते हैं, जो कलर देता है, और हीमोग्लोबिन की वजह से वो ब्लड हमारा रेड कलर का होता है। ओके, तो वो पिगमेंट क्यों ज़रूरी है
हमने बहुत बार पढ़ा कि O2 CO2 का ट्रांसफ़र करते हैं, बट वाई इट इज़ नेसेसरी। तो यहाँ पे उसका आंसर है दैट बॉडी साइज ऑफ एनिमल इज़ लार्ज। अगर बॉडी साइज लार्ज हुई तो जो डिफ्यूजन प्रेशर की वजह से जो ट्रांसफ़र होता है ना, जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, हमने प्लांट में भी पढ़ा कि डिफ्यूजन से ट्रांसफ़र होता है, वैसे ही हमारी बॉडी में भी डिफ्यूजन होता है, बट वो डिफ्यूजन इतना सफिशिएंट नहीं है कि पूरे बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कर सके। तो उसकी जगह पे डिफ्यूजन प्रेशर इज़ नॉट सफिशिएंट। तो साथ साथ में क्या होगा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होगा जो ऑक्सीजन को लेगा एयर में से और लंग्स तक आएगा। फिर वो जो ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंचा है उसको पूरी बॉडी में पहुंचाने के लिए रेस्पिरेटरी पिगमेंट हो गए। जैसे कि हम में कौन सा है, हीमोग्लोबिन है, विच हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। हाई एफिनिटी है तो जब भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा और पूरे बॉडी में वो ऑक्सीजन का सप्लाई कर देगा। द पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कार्पस्कल्स, मतलब कि रेड ब्लड सेल हम RBC बोलते हैं, उसमें प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्यूबल इन वाटर। ये तो ऑक्सीजन का हो गया कि ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएगा और हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने के बाद वो पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर देगा। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में बहुत ईजिली डिसॉल्व हो जाता है। और हमें पता है कि हमारा जो ब्लड है ना, वो ब्लड सेल मतलब कि RBC है, WBC है, उसके अलावा प्लाज्मा से बना है। जो लिक्विड मटेरियल है ना उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो प्लाज्मा में इजीली डिसॉल्व हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ मोर सॉल्यूबल इन वाटर एंड ट्रांसपोर्टेड इन द डिसॉल्व फॉर्म इन अवर ब्लड। उसको कोई पिगमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई सेल्स की ज़रूरत नहीं है, वो सिंपली प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगा और प्लाज्मा के थ्रू ही पूरे बॉडी में घूम लेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका रेस्पिरेशन है। बट एक और चीज़ है जो आपको याद नहीं रखनी, वो सिर्फ आपके जनरल नॉलेज के लिए है। ओके, सो यहाँ पे लिखा है इफ़ द एल्वियोलर सरफेस वर स्प्रेड आउट, ठीक है ना। मतलब कि जो एल्वियोली है ना उसकी सरफेस को हम स्प्रेड करें तो उसका सरफेस एरिया कितना होगा, 80 मीटर पर स्क्वायर, ठीक है ना। और अपने बॉडी का एरिया आपको पता है, अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन बींग है तो उसका बॉडी एरिया है 1.7 से लेके 1.9 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी सोचो कि अपना बॉडी एरिया कितना कम है और उसके कंपेयर में अगर एल्वियोलर सरफेस देखो तो उसका बॉडी एरिया 80 मीटर स्क्वायर है। तो इतना ज़्यादा एरिया किस लिए है, क्योंकि आगे ही हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन का इजीली एब्जॉर्प्शन हो सके, अपटेक हो सके और कार्बन डाइऑक्साइड को इजीली एक्सहेल आउट कर सके। तो ये एक सिर्फ याद रखने की चीज़ है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं आपको मैंने आगे जो क्वेश्चन दिए हैं उसके थोड़े बहुत रिलेटेड हो गए और ये कुछ और क्वेश्चन है। अगर सेम आंसर आपको खुद को ही पता चल जाएगा कि क्वेश्चन भले ही अलग अलग है बट उसका आंसर सेम है, ये देख के। ये कुछ और क्वेश्चन है जो आप इजीली घर पे बैठ के सॉल्व कर सकते हैं, तो प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व इट। और अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो ये टॉपिक के रिलेटेड या फिर ये क्वेश्चंस के रिलेटेड या कौन सा आंसर आएगा उसके रिलेटेड, तो आप डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।